यहाँ से लेंगे। वैद्य खड़ीवाले जी जो है उनका ये बुक है आयुर्वेदीय औषध है, उसमें से कुछ रेफरेंस है। उपरसरी चूर्ण मतलब सारीबा चूर्ण, उपरसरी के जो उसका चूर्ण बनाना है। कृष्ण सारीवा जो है वो बेहतर है बताया है। उपदंश, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, क्षुद्रकुष्ठ, पित्त और रक्त के आधिक्य से या दुष्टि से होने वाले त्वचा विकार, मूत्र संबंधी विकार, कांस्य, भ्रम और दाह, इसके लिए ये इंडिकेटेड है कृष्ण सारीवा का चूर्ण। पानी से या दूध से ले सकते हैं। सर्दी होना, आत्मान होना या वात कफ की बीमारियां अगर हो तो उन्होंने सारीवा या उपरसरी नहीं लेनी है। जैसे मैंने कहा, जब पित्त प्रधान एक्चुअली जब कंडीशन हो तब सारीवा का रोल आता है, तो वैसी जब संप्राप्ति हो उच्च रक्तदाब में तब सारीवा का इस्तेमाल करना है। फिर एरेंडेल हरित की ये है, एरेंडेल तेल 100 ml और हिरडा का चूर्ण 300 ग्राम। उसमें एक्चुअली ये एरंड भ्रुष्ट हरित की कहा जा सकता है इसे। बाढ़ हिरड़ा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। आमवात, रुद्रसी, वृद्धि विकारों के साथ साथ संधिवात, संधिगत आमवात, अर्धांगवात, जानु शूल, कटिपृष्ठ शूल, जीर्ण मलावरोध, वातज, गुल्म, कामला, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, शूल, आम विकार, आमातिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका और कुछ अतिसार की अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। गंधर्व एरंड भ्रुष्ट हरित, जब आधमान हो, आना हो या मतलब गैसेस हो और उसकी वजह से या मलाव स्टम्भ की वजह से जब उच्च रक्तदाब होता है तब हमें एरंड भ्रुष्ट हरित का प्रयोग करना है। जिनको एरेंडेल का जो तेल है वो उसके स्मेल की जिनको मतलब स्मेल जिनको पसंद नहीं है, तकलीफ होती है या उल्टी जैसा होता है, वो अगर ना ले तो बेहतर। लेकिन अगर वो दूध से लेंगे या शुंठी के काढ़े से लेंगे तो वो ले सकते हैं। और अगर इससे भी तकलीफ होती है तो फिर गंधर्व हरित की जो मिलता है या मतलब कैस्टर ऑयल डायरेक्ट लेने से जिनको तकलीफ होती है वो
ये एरंडवृष्ट हरित की ले सकते हैं या फिर गंधर्व हरित की ले सकते हैं। गंधर्व हरित की का वर्णन आगे आया हुआ है। कपिलादिवटी, कपिलादिवटी ये जो है ये वृद्ध वैद्य पाठ है। ये खड़ी वाले जिनके पास ये मेडिसिन मिलता रहेगा शायद। कपिला चूर्ण 100 ग्राम, सूंठ चूर्ण 200 ग्राम, बाळ हिरड़ा चूर्ण 300 ग्राम, सोनामुखी चूर्ण 100 ग्राम, बाबा मगज 300 ग्राम, ये इसके घटक द्रव्य हैं। कपिलादिवटी, पहले बाबा मगज जो है उसका घोल बनाना है, मतलब पानी में वो घोलना है और उसका जो पानी रहेगा उसमें वो छान लेने के बाद उसका जो पानी रहेगा उसमें सब चूर्ण मिला के मर्दन करना है, ये ऊपर की सब कॉम्बिनेशन का, और 200 मिलीग्राम की गोलियां बनानी है। विरेचन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कृमि जब हो उसमें ये कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना है। जब मलावष्ट के साथ साथ कृमि भी हो या फिर जब सिर्फ कृमि हो तो ऐसे कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्निमंद यकृत वृद्धि उदर, ये कंडीशन में भी इंडिकेटेड है। कपिलादिवटी, डोज जो है आप खुद तय कर सकते हैं। अक्सर में जो अनुलोमक दवाई जो कुछ रहती है कोई भी, तो वो रात को खाने से 1 घंटे पहले ऐसे अपान काल में इस्तेमाल करता हूँ, या फिर कभी कभी दोपहर रात दोनों खाने के 1 घंटे पहले अपान काल में जब काम करना होता है तब करता हूँ। लेकिन खास करके मल के अनुलोमन के लिए जब विचार होता है तो रात को खाने से पहले यूज करता हूँ। लेकिन जिनको रात को खाने से पहले अनुलोमक औषधि लेने के बाद रात को बीच में ही जाग के मलबे के लिए जाना पड़ता है, ऐसी अगर कंडीशन हो तो ऐसे पेशेंट्स में हम रात को सोते समय देते हैं। आइडियली जो है रात को खाने से पहले है, लेकिन वो कोष्ठ के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, क्योंकि रात को सोते समय जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में दवा देनी रहती है। जिनको पहले से ही ज्यादातर जुलाब हो चुके हो या बलहानि हो चुकी है उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और गर्भिणियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। गंधर्व हरित की चूर्ण, ये देखिए एरंडभृष्ट हरित की ये अलग है और गंधर्व हरित की अलग है। गंधर्व हरित की का पाठ यह है: सुंठ चूर्ण 100 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, पादेलोन चूर्ण 10 ग्राम, एरिंडल तेल 250 ml, बाळ हिरड़ा चूर्ण 400 ग्राम। पहले कैस्टर ऑयल जो है उसमें बाळ हिरड़ा चूर्ण जो है वो गर्म करना है, परोसना है, फिर सूंठ चूर्ण मिलाना है और इन दोनों के मिश्रण में फिर सेंधा नमक पादेलोन डालना है और सब एक साथ मर्दन करना है और फिर बोतल में भरना है। बाळ हिरड़ा और सूंठ जब उसको रोस्ट करते हैं तो वो जमा ना हो, ये देखना चाहिए। जीर्णमलावरोध, उदरवात, आव, मलावष्टंभ, अग्निमांद्य, घृतरसी, आमवात, संधिवात, संधिगत आमवात एक्चुअली चाहिए, अर्धांगवात, कटिपृष्ठशूल, जानुशूल, प्रसूति पूर्व वेदना न आना, मूत्रावरोध, वातज, प्रमेह, इनमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
गंधर्व हरित की चूर्ण। ठीक है। जब मलावष्टम्भ हो, हर्ष हो या आधमान आनाह हो और उसका रोल हो उच्च रक्तदाब में, तब हमें गंधर्व हरित के चूर्ण का इस्तेमाल करना है। फिर गोक्षुरादि गुग्गुल जो है वो मैं सब पाठ का वर्णन नहीं करता, लेकिन जो यहाँ पे बताया है गोक्षुरादि गुग्गुल का पाठ, उसमें धमासा और पाषाण वेद है वो एक्स्ट्रा बताया हुआ है, वो एक्चुअल पाठ में नहीं है। वैसे अगर बनाएंगे तो उसका जो गुणवर्धन होता है, तो इसलिए वैसे बनाएंगे तो अच्छा है। या कहाँ से अगर आपको मिल रहा है धमासा और पाषाण वेद वाला कॉम्बिनेशन पाठ, तो आप वो ले सकते हैं। या बहुत सारे वैद्य आजकल खुद बनाते हैं दवा, तो उनसे भी आप बना के ले सकते हैं। और अगर आप खुद बनाते तो बेहतर ही है। खास करके जब ब्लड वॉल्यूम कम करना होता है, तब हमें गोक्षुरादि गुग्गुल का इस्तेमाल करना होता है। जो मॉडर्न के डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, उससे अच्छा काम गोक्षुरादि गुग्गुल से होता है और उसमें कुछ आपदा नहीं है यूज करना। मूत्राश्मरी, मूत्राल्पता, मूत्रकृच्छ, वृक्कशूल, कटिपृष्ठशूल, पार्श्वशूल, जानुशूल, संधिवात, संधिगतामवात, रुद्रसी, पादशोथ, मुखशोथ, सर्वांगशोथ, मूत्रामधील दोष, रक्तामध्ये उतरणे, मतलब यूरेमिया, यूरेमिया, अल्ब्यूमिन यूरिया शायद, वातज प्रमेह, आर्तवकालीन शूल रक्तदाब वृद्धि, आर्तवकालीन शूल रक्तदाब वृद्धि, मन्याशूल, मन्याशोथ, भ्रमस्थौल्य, मेदोज ग्रंथि, मधुमेह वृद्धि, अष्ठीला, अंड वृद्धि, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। गोक्षुरादि गुग्गुल। चंद्रप्रभावटी जो है इसका वर्णन पहले हो चुका है दूसरे ग्रंथ में से वर्णन किया था। अभी यहाँ पे जो है खेड़ी वाले जी ने इसमें क्या बता देता है। ये जो चंद्रप्रभावटी है बारिश में बनाने के लिए नहीं लेने कहा है, क्योंकि इसमें यवक्षार और शर्करा जो होती है उसकी वजह से इसको पानी निकलता है। फिर ये बहुमूत्र प्रवृत्ति, मधुमेह, उपदंश, पांडु, दौर्बल्य, ओजक्षय, कटिपृष्ठशूल, मन्याशूल, जानुशूल, रक्तदाब वृद्धि, फिर शय्यामूत्र, स्वप्न दोष, पांडुता, इन सब में इसका रोग है। खास करके ये रक्तदाब पे काम करता है और प्रमेह में भी काम करता है, ऐसी ये दवा है। तो इसलिए जब प्रमेह हो और रक्तदाब वृद्धि तो ये भी हो और संतर्पणोत्थ संप्राप्ति हो, तब ये अच्छा रोल निभाता है। चंद्रप्रभा जो है ये मलावष्टम्भ पे भी काम करती है। एक्चुअली मलावष्टम्भ पे भी ये काम करती है, लेकिन इन्होंने बताया है कि मलावरोध या मूत्रावरोध रहे तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आप रसतंत्र सार या फिर पुणे शास्त्री जी का वर्णन इसका देखेंगे तो उसमें आया है कि मलावरोध में भी काम करती है चंद्रप्रभा। फिर त्रिफला चूर्ण,
एक्चुअली वृद्ध वैद्य परंपरा के अनुसार चंद्रप्रभा का कुछ वैद्य जो है वो वर्धमान प्रयोग भी करते हैं, खासकर में मेदोवृद्धि या स्थौल्य के लिए। जब मेदोवृद्धि या स्थौल्य कारणीभूत हो उच्च रक्तदाब के लिए, तब चंद्रप्रभा का आप वर्धमान उपयोग भी यूज कर सकते हैं, या चंद्रप्रभा नॉर्मल पद्धति से भी यूज कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण जो है ये सौम्य विरेचन है, अनुलोमन है, सौम्य शोधन है, समस्त कुष्ठ और त्वचा विकार में ये उपयुक्त है, व्रण में उपयुक्त है, मधुमेह के लिए, महारोग में उपयोगी है, स्थौल्य, प्रमेह, सर्वांग दाह, करपाद दाह, शीत पित्त, अम्ल पित्त, अंजन नामिका, रक्त पित्त, अग्निमांद्य, मल संचय, जीर्ण मलावरोध, पालित्य, खालित्य, अर्श, भगंदर, यकृत वृद्धि, कामला, इन विकारों में उपयुक्त है। इसे देखा जाए तो त्रिफला की फलश्रुति की जो व्याप्ति है वो काफी बेहतर है। त्रिफला त्रिदोषघ्न है और रसायन है खास करके। इसलिए जैसे हम देखते हैं, पहले हमने वर्णन एक पढ़ा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन एक्चुअली बढ़ता है, ऐसा रहता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो ब्लड प्रेशर बढ़ते ही जाता है, वो चार्ट भी हमने देखा था। तो जब कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम ये सोच सकते हैं कि उम्र, हमारा जो बायोलॉजिकल एज जो है वो भी आगे जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो एंडोथेलियम में चेंजेस आते हैं तो उनको अगर रसायन कर्म वाली दवा अगर उसके लिए हम यूज करेंगे तो उस पर काम अच्छा होगा एंडोथेलियम पे, और जो बायोलॉजिकल एज है अपना वो प्रॉपर कंट्रोल में रहेगा, या जो है वही रहेगा। तो रसायन कर्म की वजह से फिर रिजल्ट जो है वो अच्छी तरह से हमें मिलेगा। जो जिनमें ऑलरेडी जो मृदुकोष्ठ है या अतिसार की तकलीफ है या ग्रहणी है जिनको, और बार बार मलबेग होता है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। Just a minute. त्रिफला गुग्गुल के बारे में अभी देखेंगे। त्रिफला गुग्गुल जो है एक्चुअली ये संतर्पणोत्थ संप्राप्ति जब रहती है तब इस्तेमाल करना है। ये व्रण पे भी काम करता है, और फिर ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरह से करता है, तो इसलिए हाइपर लिपिड में भी इसका उपयोग है। इसलिए ये एथरोमा में भी काम करेगा। हिरड़ा बेहड़ा, आवळकाठी, पिंपरी चूर्ण और शुद्ध गुग्गुल
ये इसका कॉम्बिनेशन है। जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है या जिनको ज़्यादातर पित्त की विकृतियाँ होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में इसमें पिंपली का चूर्ण होने की वजह से उष्णता बढ़ के गुददाह या पीआर ब्लीडिंग ऐसे हो सकता है। तो ज़्यादातर आप वात कफ प्रधान जब संप्राप्ति हो तब इसका इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे मेंशन किया है कफवात प्रधान अर्श मूलव्याध, इसमें इसका रोल ज़्यादा है। भगंदर और स्थौल्य के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब पूर्वोत्पत्ति होती है तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्पार्तव या अनियमित आर्तव की कंडीशन में या कष्टार्तव में या फिर ग्रथिलार्तव में इसका ग्रंथिरज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीओडी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर संतर्पणोक्त संप्राप्ति है तो। वात कफ प्रधान अगर दोष है तो कर सकते हैं। निद्राकर वटी, तो एक मिनट, उसके बाद त्रिफला गोकुल जो बताया है, तो त्रिफला गोकुल का रूल जब वात कफ प्रधान संप्राप्ति हो तब और संतर्पणोक्त संप्राप्ति हो तब, इसमें अगर उच्च रक्तदाब हो तो ऐसे कंडीशन में हम त्रिफला गोकुल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। निद्राकर वटी जो है, जब स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कंडीशन होती है तब हम निद्राकर वटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अश्वगंधा चूर्ण है, धमासा चूर्ण है, जटामांसी चूर्ण है, सुवर्णमाक्षिक भस्म है। ये भाग 1 के घटक द्रव्य बताए हैं। फिर भाग 2 में बेखंड भरड़, धमासा भरड़, आस्कंद भरड़ मतलब अश्वगंधा भरड़, जटामांसी भरड़, ये सब 200-200 ग्राम लेना है। पानी 5 लीटर और ब्राह्मी सोरस जो है ये 1 लीटर लेना। विकृति का वर्णन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। फिर जो ये जो है निद्राकर वटी, ये निद्राल्पता, खंडित निद्रा, निद्रानाश, उन्माद अपस्मार, व्योषापस्मार, बुद्धिमांद्य, विस्मरण, रक्तदाब और वृद्धि, रक्तदाब, क्षय, पांडुता, कंपवात, मानसिक थकवा मतलब मनो दौर्बल्य, ये जो है ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फियर फैक्टर जिनमें रहता है उनमें भी कर सकते हैं। व्योषापस्मार मतलब हिस्टेरिया। करेक्शन करना। बुद्धिमांद्य, विस्मरण, रक्तदाब और वृद्धि, ये बताया मैंने सब फलश्रुति इसका। निद्राकर वटी, ये जो है जब पेन की वजह से या जब नींद नहीं आती है, ऐसे जो कंडीशंस होते हैं तो उसमें निद्राकर वटी जो है वो ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि ये अफू, भांग या गांजा जैसी दवाइयाँ इसमें नहीं है।
तो इसलिए वो कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फलत्रिकादि क्वाद जो है, फलत्रिकादि क्वाद, इसका इस्तेमाल हम जब सामावस्था रहेगी, जब यकृत का कार्य ठीक से नहीं होता रहेगा और अग्नि पे हमें अच्छी तरह से कार्य करना होता है, तब हमें फलत्रिकादि क्वाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यकृत पे घननाद हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार्तव, कष्टार्तव, अल्पार्तव, अनियमितार्तव, स्थौल्य, पांडु, आव, प्रवाहिका, यकृत वृद्धि, अग्निमांद्य, इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फलत्रिकादि गुग्गुल, फलत्रिकादि गुग्गुल जो है वो दातार शास्त्री जी का एक पाठ है, वो तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सुवर्णमाक्षिकादि वटी, सुवर्णमाक्षिकादि वटी ये खड़ीवले जी का ही पाठ है। वैद्य पाठ उन्होंने बोला है, लेकिन उनके बुक में आया है। सुवर्णमाक्षिक भस्म 100 ग्राम, अभ्रक भस्म 100 ग्राम, लोह भस्म 100 ग्राम, असल वंशलोचन, असल वंशलोचन 100 ग्राम, शुद्ध शिलाजित 100 ग्राम, श्रृंगभस्म 500 ग्राम, भावना द्रव्य जो है अर्जुन साल, इस 7 भावना इसको दे। सुवर्णमाक्षिका दिव्य, ये रुद्रोग, उरशुल, रक्तदाब, वृद्धि, मधुमेह, अर्धांगवद या अर्धांगवात कह सकते हैं। पांडु, राजक्ष्मा, वात पित्त प्रधान श्वास, नाड़ी की गति बढ़ना, भ्रम, दौर्बल्य, कार्श्य, शोष, वाल्व्यूलर डिसऑर्डर्स, इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शोष, ये जो फलश्रुति है मैंने बताई अभी, सुवर्णमाक्षिकादि वटी की। तो ये कुछ कल्प है जिनका इस्तेमाल हम उच्च रक्तदाब में कर सकते हैं। उच्च रक्तदाब में जब एक्चुअल हृदरोग भी जब समाविष्ट हो, तब ये सुवर्णमाक्षिकादि वटी का एक्चुअल रूल आएगा। और जब IHD या अंजाइना रहेगा या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज ही रहेगा, तो वो कंडीशन में भी हम सुवर्णमाक्षिकादि वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कल्प है जिनका हम स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है, ये जो चार्ट हमने उस दिन बनाया था, ये चार्ट का हम उपग्रहण कर सकते हैं। जो कल्प मैंने इंडिविजुअली बताए हैं वो
ये चार्ट वाइज यहाँ पे फलश्रुति डाल के वहाँ पे उस मतलब यहाँ पे उनकी अवस्था कौन सी अवस्था में यूज कर सकते हैं वो मतलब फलश्रुति, और यहाँ पे हम वो कल्प का नाम मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये चार्ट जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, जो थेरोटिकल फॉर्म में जो चार्ट है वो टेबुलर फॉर्म में सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आगे जाके जब हम हाइपरटेंशन जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार भी लेंगे और उसमें हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी सोचेंगे, तब हम मॉडर्न डायग्नोसिस के अनुसार भी आयुर्वेदिक दवा कौन सी यूज कर सकते हैं। सिर्फ मॉडर्न डायग्नोसिस का विचार नहीं करेंगे, मॉडर्न डायग्नोसिस प्लस अपना आयुर्वेदिक जो है पर्सपेक्टिव, उसकी अवस्था संतर्पणोक्त या अपतर्पणोक्त, कौन सी कंडीशन में, सामावस्था या निरामावस्था में, वो सब मेंशन करके हम यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है हाइपरटेंशन, काफी वास्ट है, लेकिन हर किसी वैद्य ने इस पे काम करना जरूरी है। अपने अपने क्लिनिक पे अपना योगदान देते रहना चाहिए। जो कुछ चीजें सामने आएंगी उनका आप खुद भी ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और फिर आगे जाके आप उसका आप भी वो मतलब ज्ञान जो है वो शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन और या अच्छा प्रोटोकॉल बेस हर डिसीज का जो है वो ट्रीटमेंट प्लान आउट हो सकता है। और जो प्रोटोकॉल रहेगा, जो कुछ प्रोटोकॉल हम डेवलप करेंगे हर डिसीज के लिए, उसमें सब आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के अनुसार भी होना चाहिए, खाली रिपोर्ट वाइज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बीपी इतना से इतना हो तो ये यूज करना है, इतने से इतना है तो ये कल्प यूज करना है, ऐसा सब मॉडर्न तरीके से ही जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस में जहाँ मतलब सीखा, माधोबाग में भी सीखा और कहीं कहीं पे सीखा, जो मॉडर्न साइंस का जो ज्ञान है तो उसके अनुसार ही सिर्फ अगर प्रोटोकॉल बनाएंगे तो आयुर्वेद लुप्त हो जाता है। तो आयुर्वेद को लुप्त नहीं करना है या आयुर्वेद को मॉडर्न साइंस के गॉगल से देख के उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना है। आयुर्वेद बेस जो है वो पक्का रखना है और अपने सिद्धांत, अवस्था, अपना सब जो है वो पूरे सिद्धांत के अनुसार ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जो मॉडर्न जो डायग्नोसिस है या कुछ रिपोर्ट्स है उनका उपयोग हमें अपनी चिकित्सा ठीक जा रही है या नहीं जा रही है या सब क्लिनिकली अपना रिसर्च बैकग्राउंड पे वो प्रूव करने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और रिपोर्ट्स जो है वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं या बहका सकते हैं। कभी कभी रिपोर्ट जो है वो गलत भी आते हैं। कुछ मैंने देखे हैं पेशेंट्स, खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे रहते हैं कि उनको क्लिनिकली उनका रिप्रेजेंटेशन होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का होता है, लेकिन बायोकेमिकली वो दिखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। और मॉडर्न साइंस अनुसार या जो एलोपैथी वैद्य हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, उनकी जो चिकित्सा होती है वो बायोकेमिकल पैरामीटर्स के अनुसार वो चिकित्सा करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद ऐसे नहीं सोचता, इसलिए आयुर्वेद की जो नींव है वो कायम रखनी है और चिकित्सा करनी है। आपको एक केस बतानी थी, अभी एक केस बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास लगभग 40 एज का एक मेल पेशेंट आया। एक्चुअली टेलीफोनिक ही कंसल्टेशन हुआ। उनको पहले से उनकी
एक दो बार मेरी कंसल्टेशन हुई थी मोटापे के लिए। उन्होंने रेगुलरली कुछ ट्रीटमेंट नहीं ली थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनकी वाइफ ने उनको बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उनको ना हेडेक था। तो 15 दिन से वो हेडेक को उन्होंने नजरअंदाज किया। जब ज्यादा हुआ तो वाइफ ने ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग एटीट्यूड से, केयरिंग एटीट्यूड से ध्यान दे के उनको डॉक्टर के पास लेके गई। तब बीपी जो है वो काफी बड़ा हुआ था। सिस्टोलिक जो है वो 200 के लगभग कुछ गया था, और डायस्टोलिक भी हो वो भी काफी बड़ा हुआ था। तो उनको डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज किया गया। एक्यूट हाइपरटेंशन ऐसा उनका डायग्नोसिस किया गया। कुछ रिपोर्ट्स किए उनके, तो रिपोर्ट्स में सीरम क्रिएटिनिन जो है वो बॉर्डर लाइन में था और यूरिक एसिड बढ़ चुका था। तो एमडी मेडिसिन जो थे उन्होंने, और फिर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उन्होंने भी चेक किया था। तो उन्होंने उनको कुछ ऐसा प्रॉपर एश्योर नहीं किया था कि आप इससे बाहर निकल सकते हो या नहीं, क्योंकि कुछ शायद 15 दिन पहले ही उनके भाई की डेथ हो चुकी थी। उनका रीनल फेल्यूर हुआ था, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर उनके भाई का, और वो डायलिसिस पे थे कुछ महीनों के लिए शायद, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उनकी केस भी ऐसी थी उनके भाई की। उनको कुछ सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिख रहा था। वो थोड़ी ऑड ही केस थी उनकी। उनका प्रॉपर कंसल्टेशन अपने पास नहीं हुआ था, हमने बोला था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर जो स्टेप्स आगे लेना चाहिए वो नहीं लिया था। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है वगैरह वो सब बोला था, लेकिन वो केस अपने पास नहीं आई थी, एलोपैथी ले रहे। तो उसके बाद इनको ऐसा होने के बाद इन्होंने ज़्यादा सीरियसली लिया। फिर उनको बताया अगर आपकी उम्र भी कम है और अभी ये प्रॉब्लम है और भाई का भी ऐसे हुआ है, तो आपको अभी सीरियसली लेना है। आपको अभी इससे से बाहर आना है, तो अपनी डाइट लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक जो फंडामेंटल्स है उसके अनुसार सब करना पड़ेगा। मैं जो बोलूँगा अगर वो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक है, और एलोपैथी दवा भी है वो कम होके बंद हो सकती है। ऐसे उनको बताया हमने, उनकी केस टेकिंग ली प्रॉपर, और उनको हमने जो ऑर्गेनिक फूड तो उन्होंने कुछ लिया नहीं, वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन जो ऑयल चेंज करना, फिर शक्कर चेंज करना, फिर जो मैदा वाले पदार्थ ना खाना, ऐसे जो बेसिक जो चेंजेस है वो किए, और वुडन ब्रेस्ट ऑयल वगैरह वो यूज़ किया। और एक्सरसाइज में उनको सूर्य नमस्कार बताया। सूर्य नमस्कार जो है वो को प्रॉपर प्लान दिया, कैसे कैसे सूर्य नमस्कार बढ़ाने हैं और कहाँ तक करने हैं। उनकी सेंट्रल ओबेसिटी भी ज़्यादा थी, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफ़ी थी, और उनको मतलब आराम से खा के पी के सोने की आदत थी, या खाने के लिए जन्म है ऐसे जो बोलते हैं ना लोग, वो कैटेगरी का ये पेशेंट था। तो इनको शुरू में इन्होंने प्रॉपर सब फॉलो किया, और उनकी प्रकृति जो है, उनको मतलब पेट साफ न होने की एक तकरार थी, मतलब कंप्लेंट थी, और पित्त प्रधान जो है वो प्रकृति थी। तो इसलिए जो दवा थी वो दवा इनको एकदम नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल किया था। मैं आपको पता तो प्रॉपर क्या इस्तेमाल किया था इनको। Just a minute. कोई तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है मीटिंग, लेट दिखा मैसेज। ठीक है। तो ये जो केस थी इसमें मैंने
सारीवा मंजिष्ठा त्रिफला गुड़ुचि और चंदन इसका इस्तेमाल किया था। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन था आंवला गुड़ुचि ज्येष्ठमध और दशमूल। इतना सिंपल और लेकिन जबरदस्त इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनको दिया था। कुछ बड़े बड़े कल्प नहीं, रस कल्प नहीं, लेकिन फिर भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और त्रिफला चूर्ण रात को उनको सोते समय एडिशनल एक दिया हुआ था, लेकिन नित्य विरेचन के मतलब नित्य अनुलोम। तो ये जो है, ये केस में क्या हुआ, 1 महीने में उनकी यूरिक एसिड की टैबलेट बंद हो गई और 1.5 महीने में उनकी जो बीपी की टैबलेट है, 1.5-2 महीने में कुछ तो बीपी की टैबलेट उनकी बंद हो गई अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और डाइट लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। लेकिन बाद में शुरू में इन्होंने सीरियसली लिया, लेकिन इनका जो मेन नेचर था, जैसे मैंने कहा था कि खाओ पियो ऐश करो, खाने के लिए जिंदगी है, तो ऐसा रहने की वजह से बाद में जब वो दिन में सोने लगे या एक्सरसाइज बंद करने लगे, तब उनका बीच में बीपी बढ़ता था। तो ये उनको रेड सिग्नल दिखाता था कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं। तो ऐसा रहता है। तो अगर डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे और मेडिसिन लेंगे ठीक से, तो उनको रिजल्ट मिलता ही है। और ये जो पेशेंट है, शायद इन्होंने ज़्यादा महीने भी नहीं ट्रीटमेंट ली, शायद 3 महीने वगैरह ली रहेगी, और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट छोड़ने के 2-3 महीने बाद भी, या अभी भी उनका लेटेस्ट भी रिपोर्ट किया है, अपनी ट्रीटमेंट छोड़ के उनको लगभग 6-8 महीने से ज़्यादा हुए रहेंगे, फिर भी उनका यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन वगैरह वो नॉर्मल है। तो ये जो है अपनी आयुर्वेदिक मूलगामी चिकित्सा का परिणाम देखिए कैसे होता है। और अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरू है तो मेडिसिन जनरली बंद करने के बाद कुछ दिनों बाद वापस सब जो पैरामीटर्स है, जो पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स है, वो वापस शूट होते हुए हमें दिखते हैं। एक दुरालभादि कषाय जो है, वो आपको वो कॉम्बिनेशन बताना बाकी रह गया। जस्ट मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन लेके सामने आता हूँ।